नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले अंतिम और 7वें चरण के मतदान से पहले मंगलवार शाम को सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में अपना पहला रोड शो किया। वहीं आपको बताते चले कि रोड शो हाई पॉइंट क्रॉसिंग स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से प्रारंभ हुआ और जिसमें मध्य कोलकाता में शिमला स्ट्रीट पर स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर के पास समाप्त हुआ। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो शुरू होने से पहले बाग बाजार में मदद हाउस जो है उसमें प्रार्थना की थी और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के सामने सर झुकाया और साथ ही साथ आश्रम में भिक्षुकों से आशीर्वाद भी उनके द्वारा लिया गया। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए फिर खुले जीप पर सवार होकर रोड शो किया। ये विश्व गुरु भारत जो है उसके एक गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन हादसे में फरार चल रहे एक और आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि गुजरात पुलिस के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस ने सूचना देते हुए यह भी बताया कि आरोपी सिरोही जिले के आबू रोड शहर में छुपा हुआ था और जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पालनपुर की लोकल क्राइम ब्रांच ने आबू रोड पर पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं सदर बाजार की एक कपड़े की दुकान में गिरफ्तार जो है वो उसको किया गया है। आरोपी धवल ठक्कर को पुलिस पहले शहर के सिटी थाने से लेकर आई और जहां से लेकर उसे राजकोट लाया गया। आपको बताते चले कि राजकोट टीआरपी गेमिंग जोन हादसे में 12 बच्चों के समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में गुजरात पुलिस ने 7 लोगों को आरोपी बनाया था और इसमें धवल ठक्कर, अशोक सिंह जडेजा, किरीट सिंह जडेजा, प्रकाश चंद हिरण, राहुल राठौर, युवराज सिंह सोलंकी और इनका मैनेजर नितिन जैन भी शामिल था। 3 आरोपी युवराज, राहुल और नितिन जैन को पुलिस ने हादसे के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। वही सोमवार को कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में इन्हें भेज दिया गया था। पुलिस को बाकी 4 की जो तलाश जो है वो लगातार जारी थी और आशंका थी कि आरोपी गुजरात से सटे राजस्थान में जा सकते हैं, इसलिए दोनों राज्यों की बॉर्डर से लगते थानों में अलर्ट भी जारी किया गया था। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अज़ीम अनार के हत्या मामले में लगातार कोलकाता पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बांग्लादेशी जासूसी विभाग भी अब सक्रिय हो गया है। जासूसी विभाग के प्रमुख हारून या रशीद ने बताया कि जिस फ्लैट में हत्या को अंजाम दिया गया था, जब उसके सीवरेज लाइन और सेप्टिक टैंक को खुलवाया गया तो उसमें मांस के टुकड़े मिले। उन्होंने यह भी बताया कि मांस के टुकड़ों की फॉरेंसिक और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। दरअसल भारत में इलाज करवाने आए बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अज़ीम अनार की कोलकाता के एक फ्लैट में हत्या कर दी गई थी और उनके शव के टुकड़े किए गए थे और फिर शहर के अलग अलग हिस्सों में पैकेट में कर फेंक दिया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी अनवरुल अज़ीम के शरीर के जो है उसने 80 टुकड़े किए थे और फिर उसे हल्दी के साथ मिलाकर न्यू टाउन के आसपास एक नहर सहित कई इलाकों में फेंका गया। पुलिस इन टुकड़ों को अभी तक भी ढूंढ रही है। बांग्लादेश থেকে আসলাম তখনই আপনারা জানেন আমরা বিইউর 56 নাম্বার যে ফ্ল্যাটটা সেই ফ্ল্যাটটা আমরা পরিদর্শন করেই কিন্তু আমরা সিআইডি পুলিশকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে এই বিল্ডিং এর কারা প্লাম্বারের কাজ করে এবং কারা এই বিল্ডিং এর কাজটা করেছে, কারণ আমাদের একটু এখানকার সোয়ারেজ লাইন এবং সেফটি ট্যাঙ্ক একটু দেখার দরকার আছে। তখন তারা আমাদেরকে বলেছে ঠিক আছে। আজকেও আমরা তাদের তখনই রিকোয়েস্ট করেছি। আমরা আজকে সকালে কিন্তু আপনাদেরকে আমরা বলেছি যে আমরা সিআইডি পুলিশ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত কাজ করছে। যে জায়গাগুলিতে আমরা অপরাধীর কাছে তথ্য প্রমাণ পেয়েছি, যে সকল অপরাধী মূল ঘাতক আমাদের কাছে আছে বাংলাদেশে, সে আমাদের যে তথ্যগুলি সেই তথ্য অনুসারে আমরা এখানে এসে সিআইডি গুলিকে সব জায়গায় আমরা পরিদর্শন করেছি এবং আমরা সেখানে পিওগুলি ভিজিট করেছি।
उड़ीसा के फिरंगिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बताते चले कि उड़ीसा के फिरंगिया के पास एक बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि अन्य 9 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूलबनी के एसडीएम चितरंजन महंत ने इस पर बताया है कि उड़ीसा के फिरंगिया के पास एक बस पलट जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। हरिद्वार से जयपुर जा रही एक बस राजस्थान के दौसा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिला अस्पताल दौसा के ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर महेंद्र मीना का जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हरिद्वार से जयपुर आ रही बस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पलटने से करीब 2 दर्जन लोग जो हैं वो घायल हो गए, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं बस ड्राइवर की नींद की झपकी की वजह से यह हादसा हुआ और जिसके कारण यह हादसा जो है वो बेहद ही भीषण था। आपको बताते चले कि दुर्घटना में गंभीर रूप से लोगों को जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हरिद्वार से जयपुर बस जा रही थी। उसमें के ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई है। ये 165 नंबर जो पॉइंट है उस पे हुआ है हादसा है, जो इसमें 2 दर्जन लोगों के घायल होने की संभावना है। इसमें 2 लोग सीरियस आए हैं अभी तक है, जो उनको जयपुर रेफर कर दिया है। बाकी लोगों को प्राइमरी उपचार करके कुछ को फ्री कर दिया है, कुछ को बाकी। पंजाब के अमृतसर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं अनेक राज्यों में प्रचार के लिए गया हूं। 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण में पंजाब में भी मतदान होना है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 20 दिनों में पंजाब और चंडीगढ़ में दिनों दिन लोगों का रुझान पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं अनेक राज्यों में गया हूं प्रचार के लिए। 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण में यहां पूरे पंजाब में ही मतदान होना है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, मैं नामांकन के पहले दिन आनंदपुर साहब आया था, मैं चंडीगढ़ आया था। पिछले 20 दिनों में चंडीगढ़ से जो मैंने देखा, आनंदपुर साहब से देखा, और मैं पिछले 4 दिनों से जो पंजाब में हूं, मैं देख रहा हूं पंजाब में दिनों दिन लोगों का रुझान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और एक बड़ी उम्मीद के साथ लोग। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो पर कहा कि यह अभूतपूर्व था कि किसी भी नेता का ऐसा रोड शो हमने पश्चिम बंगाल में कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी को शपथ ग्रहण का न्योता मिल जाएगा। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे जरूर जाएं और आम और मिठाई लेकर जाएं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय ऐसा रोड शो किसी भी नेता का हमने पश्चिम बंगाल में कभी नहीं देखा। और जो आम आदमी एकदम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो तो पार्टी के प्रोग्राम में आते हैं, नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन जिस तरीके से एकदम कॉमन पब्लिक जिसे बोलते, कॉमन पीपल, वो रास्ते में उतर के आए थे, ये पूरा दर्शाता है कि अभी इस वक्त आप कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पे ऐसा रोड शो करने वाले हैं, तो फालतू में अपना इज्जत की फलूदा बना रहे हैं। एकदम रोड शो फ्लॉप हो जाएगा। मोदी जी का जो रोड शो हुआ है, ममता बनर्जी को बोल के रखिए, उनको इनविटेशन मिल जाएगा मोदी जी का शपथ ग्रहण का। और मैं आग्रह करूंगा, दीदी आप जाइए जरूर और आम और मिठाई लेके जाइएगा, संदेश लेके जाइएगा। 30 सीटों का टारगेट हमें दिया गया है। मोदी जी का आज जो रोड शो हुआ है, अगली चरण में भी कलकत्ता में जो लास्ट फेज है, कलकत्ता आजू बाजू में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, दम मिला के सब, तो इसमें
लोकसभा चुनाव 2024 अब आखिरी चरण में है। 7 में से 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब केवल 1 जून का एक आखिरी फेज जो है वो बाकी है। आखिरी चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी और प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उड़ीसा में एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्व भर में महाप्रभु के भक्त हैं। मैं गुजरात से आता हूं और वहां पर भी महाप्रभु स्वयं विराजमान है। वहां पर भी 136 साल से रथ यात्रा निकलती है। अमित शाह ने यह भी कहा कि दुनिया भर के लोगों ने रत्न भंडार में महाप्रभु के लिए जो समर्पित किया है वो महाप्रभु के लिए है। इस पर हाथ डालने वालों को बीजेपी नहीं छोड़ेगी। आगे उन्हें क्या कहा आप सुनिए। यहां से नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू, रत्न भंडार की चाबी कौन चोर गया? नवीन बाबू, ओडिया जनता को बताइए, रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी आपने बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू, आप ओडिया जनता को बताइए, रत्न भंडार उसके बाद खोला गया या नहीं खोला गया? और नवीन बाबू, रत्न भंडार में से जो माल निकला वो कहां गया, इसका हिसाब क्या है? भाइयों बहनों, विश्व भर में महाप्रभु के भक्त हैं। मैं गुजरात से आता हूं, वहां पर भी महाप्रभु स्वयं विराजमान है। वहां पर भी 136 साल से रथ यात्रा निकलती है। दुनिया भर के लोगों ने रत्न भंडार में महाप्रभु के लिए जो समर्पित किया है वो महाप्रभु के लिए है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बायोलॉजिकल वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बाकी सभी लोग बायोलॉजिकल हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं हैं। उन्हें परमात्मा ने अंबानी और अडानी की मदद के लिए भेजा है, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें किसानों और मजदूरों की मदद के लिए नहीं भेजा है। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि ये कैसा परमात्मा है। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचों, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। बिहार की राजधानी पटना में रैली को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की सरकार ने बिहार में पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। और सीएम योगी ने आगे यह भी कहा कि पीएम मोदी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू यादव आपको आज भी लालटेन युग में ही ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि अंधेरा रहे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। क्योंकि आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है, लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए, इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार
प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने? तो यहां पर क्या स्थिति पकड़ा दी थी? ये आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है। लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में दौरा किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वो लोग जो बोलते थे यहाँ मेरा घर है, यहाँ की मैं रहने वाली हूं, इलेक्शन में वोट मांग के चले गए, न भाई आया न बहन आई। आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूं। वैसे बोलते हैं मेरा वहां मशोबरा के पास घर है, फलानी जगह घर है, मैं तो यहीं की हूं, मैं तो बेटी हूं, जहां जाओ कहीं की बेटी बन जाओ, कहीं की कुछ बन जाओ। जब वक्त आया तो कोई नहीं आया। मैं 4 बार आया और जब आया तो मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आया। जब आया 200 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ दिया और कुल मिलाकर के त्रासदी में 3200 करोड़ रुपए दिए। 3200 करोड़, 1782 करोड़ रुपए दिए पहले बार, और उसके बाद हम लोगों ने 11,000 घर के लिए अलग से पैसे दिए और ग्रामीण सड़क बनाने के लिए अलग से पैसे दिए 2,500 करोड़ रुपए। वो लोग जो बोलते थे यहाँ मेरा घर है, यहाँ की मैं रहने वाली हूं, इलेक्शन में वोट मांग के चले गए, न भाई आया न बहन आई। आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूं। वैसे बोलते हैं मेरा वहां मशोबरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को पंजाब के जलालाबाद पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। और साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब वीरों, गुरुओं और किसानों की धरती है। भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने यह भी बताया कि करतारपुर कॉरिडोर बनाने के बाद भाजपा सरकार ने FCRA में संशोधन कर दुनिया भर में श्रद्धालुओं के लिए हरमंदिर साहिब में अपना सहयोग देना आसान बनाया है। और इसके अलावा 4 साहिबजादों की याद में भी कई तरीके के अहम फैसले लिए गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। उन्होंने कि अपना आम आदमी पार्टी के नेता को आप जानते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह जो कहते हैं वह करते नहीं है। अन्ना हजारे साहब के साथ जब उन्होंने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे साहब उनके गुरु थे, उन्होंने कहा देखो पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। जब वह कहे कि मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का बन जाऊंगा तो मैं सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, गवर्नमेंट रेजिडेंस में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहकर जो है मैं कामकाज करूंगा। बहनों भाइयों, उन्होंने कि अपना शीश महल बनवा लिया है, आलीशान बंगलो बनवा लिया है, आज वह उसमें रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा शराब की सारी दुकानें दिल्ली में बंद हो जाएंगी और जहां भी हमारी सरकार होगी शराब की दुकानें नहीं चलने पाएंगी खुलेआम। बहनों भाइयों, आज दिल्ली के गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था यदि किसी ने की है तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने की है। आम आदमी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।